नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है, मैं अवनीश। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने नियमित अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, नमस्कार, स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को, प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय श्री राम, नमस्ते, और आपको भी जय सिया राम। नमस्कार। दर्शकों, सुबह-सुबह सब लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी के शौकीन लोग जो हैं, वो दोपहर में भी पी लेते हैं, शाम को भी पी लेते हैं, रात में भी पी लेते हैं। लेकिन मैं जिस कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, वो है कॉफ़ी विद करण। करण कौन है? हम उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं गँवाना चाहेंगे, लेकिन आखिर आज प्रारब्ध के इस मंच पर हम करण, दीपिका और रणवीर की बात क्यों कर रहे हैं? हमारा जो कंसर्न है, ना हमें दीपिका से मतलब है, ना हमें किसी रणवीर कपूर, मुझे तो नाम भी नहीं उसका ठीक से आ रहा है, और ना किसी करण से मतलब है। लेकिन हमें मतलब इस बात से है कि क्या ऐसा करके और कौन-सा प्रतिमान स्थापित किया जा रहा है और समाज को कहाँ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। करण एक कार्यक्रम करते हैं, कल दीपिका और रणवीर वो वहाँ पर थे और दीपिका ने जो कुछ कहा है, उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन हम उसके किस पक्ष पर बात करेंगे? व्यालोक जी के साथ। व्यालोक जी, जी, मैंने तो वो कार्यक्रम सच बताऊं, ईमानदारी से कह रहा हूं, देखा नहीं। लेकिन जब बहुत सारी चर्चा हुई तो केवल आपके साथ मुझे चर्चा करनी थी, इसलिए मैंने उसका थोड़े से फुटेज देखे। कहाँ ले जा रहे हैं ये सब समाज को और अब इनका इरादा क्या है? अपनी बात शुरू करने से पहले एक डायलॉग सुनाता हूँ दर्शकों श्रोताओं को। कोट, मैं शादी करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। शादी से पहले सेक्स करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। शादी के बाद भी किसी से रिश्ते रखूं, मन मेरा। किसी पुरुष से प्यार करूं या महिला से, या फिर दोनों से, इसमें मेरी मर्जी। मुझसे जुड़े सारे फैसले मेरे, ये मेरा हक है, मेरी मर्जी। अनकोट। ये उन्हीं महान महिला का डायलॉग है जो अभी चर्चा में। मैं ये संगति केवल इसलिए बिठा रहा हूं कि कोई नई बात नहीं कही है। डीपी ने, जो उनके दोस्त उन्हें प्यार से बुलाते हैं, दीपिका पादुकोण, 2015 में अभी मैंने जो डायलॉग सुनाया वो उनके एक वीडियो से सुनाया था। वो एक मैगजीन है, महिलाओं की, सो कॉल्ड फैशन की मैगजीन है। उसमें फैशन कितना होता है और क्या होता है, ये दर्शक खुद देख के फैसला करें। बहरहाल, उस मैगजीन के लिए 2 मिनट का एक वीडियो बना था, माई बॉडी माई चॉइस करके, और उसमें दीपिका पादुकोण ने ये सारे डायलॉग किए थे। ऐसा नहीं है कि इस बिना पर उनको छूट दे दी जाएगी कि ये तो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था, वो तो केवल एक्ट कर रही थी, क्योंकि इस पर भी हंगामा हुआ था 2015 में, अच्छा खासा हंगामा हुआ था। क्योंकि अभी कॉफी विद करण में जो जो उन्होंने किया है वो तो बहुत छोटी बात है। इसमें तो वो सीधे विवाहेतर संबंध, बेवफाई और बाकी सब चीजों को प्रमोट कर रही हैं। तो बाद में उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया उनका वीडियो था और उनको स्क्रिप्ट दी गई थी, और एकाध पंक्तियों से असहमत होते हुए भी उन्होंने सहमति दी थी और की थी। तो मतलब उन्हें पता था कि वो क्या कर रही हैं, ये केवल स्क्रिप्ट राइटर का झोल नहीं है। शादी के बाद भी मैं किसी से संबंध रखूं या न रखूं, ये मेरी मर्जी। और ठीक उस वक्त वीडियो में एक ग्रैब चलता रहता है जिसमें एक महिला एक पुरुष को विवाहेतर संबंधों के लिए मुक्का मारती रहती है। तो धूर्तता और मक्कारी की इंतहा है। ये दीपिका का एक परिचय है। दूसरा परिचय करण जौहर का। ये करण जौहर वही है जो AIB नामक कार्यक्रम में आता है। इसकी माँ उस कार्यक्रम में बैठी रहती है। AIB का पूरा नाम भी भद्र समाज के लोग नहीं लेंगे, लेकिन अब तो हमारे समाज में और हमारे टीवी शोज में और सब में इतना कुछ आ चुका है। मैंने और आपने कई बार बात भी की है कि इस पर एक अलग से सीरीज ही करनी चाहिए हम लोगों को,
कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इस पर अभी मैं आऊंगा। फिलहाल करण जौहर जो उसका परिचय है ऑल इंडिया बकचोद नाम के कार्यक्रम में, वो फिर से यही रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर, अधेड़ मलाइका अरोड़ा का जो प्रेमी है या केप्ट है या क्या है पता नहीं, जो भी है, दोनों लिव इन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। आजकल तो आप ये सब भी कहेंगे, अगर मैं उसको अभी कह रहा हूं तो लोग मुझे कहेंगे आप एज शेमिंग कर रहे हैं, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। लेकिन हाँ, मलाइका अरोड़ा में कौन सा मन दिखा जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तन छोड़ के तो ये पता नहीं और कुछ देखते हैं या नहीं देखते हैं, मुझे नहीं पता। उसमें ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, और उस समय उस रोस्ट को, सो कॉल्ड रोस्ट को, और उसी के बाद ये स्टैंड अप कॉमेडी, रोस्टिंग, ये सब का चलन शुरू हुआ। वरना ये पूरी तरह, अच्छा देखिए, एक दिक्कत ये भी है कि सब कुछ नकल है। अगर ये भारतीय ढंग से ये भी करते स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ भी, तो भारत में मुद्दों की और मसालों की कमी नहीं है। लेकिन चूंकि इन्हें एक बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल गई है अमेरिका से, ब्रिटेन से, ये उसको ले आते हैं। इनको, मूर्खों को यह समझ में ही नहीं आता है कि वह समाज बिल्कुल अलग है और यह समाज बिल्कुल अलग है। भाई अमेरिका में 60 to 70% शादियां तलाक में खत्म होती हैं। पीटर और मेरी ने शादी की, ठीक बात, पहली शादी की। मेरी ने फिर जॉन से शादी कर ली और पीटर ने मारिया से शादी कर ली। अब दोनों के दो दो बच्चे हैं। तो अभी जो बाप रह रहा है वो मारिया के बेटों का बाप नहीं है, और जो माँ है वो पीटर के बच्चों की माँ नहीं है। और दो ही पर ये बस भी नहीं करेंगे, हो सकता है तीसरी शादी हो, चौथ। तो वो जो पंचमेल संस्कृति है उसको अगर आप भारत में लाएंगे, भारत में इन लोगों ने बहुत कोशिश की है, फिर भी पिछले साल का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक यहाँ तलाक की दर बहुत बढ़ गई है। अब यहाँ बेंगलुरु, हैदराबाद, इस सब में जो ये सो कॉल्ड साइबर कुली की जमात जब से बढ़ी है, मैं उन्हें साइबर कुली ही कहता हूं, और अमेरिका भी वही कहता है। ये लोग खुद को आईटी प्रोफेशनल्स कह के और कॉलर भले ऊंचा कर ले, ब्लडी दे ऑल आर साइबर कुलीज। तो इन लोगों की जो कृपा है उससे दर बहुत बढ़ी है तलाक की, लेकिन वो भी अभी भी 1.1% ही है भारत में। आप सोचिए 1.1% और 60%। आप इनके सीरियल्स बनाने की रफ्तार देख लीजिए। सीरियल्स, अभी कोई अनुपमा नाम का सीरियल चल रहा है, बहुत पॉपुलर है खासतौर से हमारी महिलाओं में। अच्छा, ऐसी सारी सीरीज जो होती हैं वो हिंदू महिलाओं को ही आकर्षित करती हैं, चाहे वो एकता कपूर ब्रिगेड की तमाम गंदगी हो या करण जौहर ब्रिगेड की तमाम गंदगी हो। आप देखिए कि अनुपमा सीरियल में अनुपमा ने रोते रोते एक शादी की। कल मैं एक देख रहा था, 60 सेकंड में अनुपमा की कहानी बताई गई है। फिर रोते रोते उसने 2 बच्चे पैदा कर लिए, फिर अचानक उसको एक दिन रोना आया तो उसने अपने पति से तलाक ले लिया। फिर उसको रोना आया तो उसने अपने से छोटे उम्र के लड़के से या किसी नए से इश्क लड़ाना शुरू किया। फिर उसको रोना आया तो उससे भी एक बच्चा पैदा कर लिया। फिर उसको रोना आया तो उससे भी शादी कर ली। फिर उसको रोना आया तो उससे भी तलाक ले लिया। इस बीच उसके कुल मिला के 3-4 बच्चे हो गए। अब उन 3-4 बच्चों पे जब जब अनुपमा को रोना आता है तो उनकी भी शादी हो जाती है। फिर अनुपमा के पहले पति ने भी शादी कर ली। मतलब मैं अगर आपको कहानी बताऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे। एक अपने यहाँ मुकदमा चला था, बहुत बड़ा मुकदमा था, कोई मीडिया जगत की ही थी, महिला और पुरुष, पीटर्स नाम था उसका और कुछ और था, जिसमें कौन किसका बच्चा है और नहीं है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो आजकल के सारे सीरीज, बहरहाल, तो करण जौहर ऐसा है जो अपनी माँ को बिठा के गंदी भद्दी बकवास गालियां देता है। उसमें स्टेज पर एक सीन है जिसमें रणवीर सिंह चौपाए की भूमिका में आता है, चौपाया बन जाता है, और करण जौहर हंसते हुए कहता है कि दैट्स माय पोजीशन रणवीर। अब आप सोच लीजिए कि वो
कहाँ इंगित कर रहा है और क्या इंगित कर रहा है। इन दोनों का परिचय ये हो गया। रणवीर सिंह का परिचय देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए एनर्जी का मतलब ये है कि वो बैठ के ये सारी बकवास सुन रहा है और इसके बाद अगला सेंटेंस वो ये भी कह रहा है कि मैं जानता हूं बेबी तुम किस किस से मिलती थी, और दीपिका पादुकोण कह रही है कि मैं मिलती थी। अच्छा, किससे मिलती थी मुझे याद नहीं। मुझे सब याद है। तुम ससुर विल स्मिथ और जेना स्मिथ बनना चाहते हो, जेन स्मिथ, कि मतलब तुम ओपन मैरिज कर रहे हो क्या? ओपन मैरिज है। विल स्मिथ को मैंने ये छूट दे रखी है कि वो यत्र तत्र सर्वत्र किसी के साथ सो सकता है। ये लोग यही करना चाहते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा, इतनी भूमिका दी कि इन तीनों को समझ लें। अब ये सवाल का जवाब कि ये चाह क्या रहे हैं। भारत के हिंदुओं के पास अब कुछ नहीं बचा है। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और पिछले 5 वर्षों से मेरा ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि सनातन का उत्पादन एकदम अनिवार्य है और आवश्यक है। चाहे आप गरबा में इन लोगों की नौटंकी देखिए या सेकुलरिज्म के नाम पर इनकी नौटंकी देखिए। मुझे डर है कि हो सकता है कि ये राम मंदिर में एक कमरा न बनवा दें कि यहाँ अजान दी जाएगी या यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, हम सेकुलर भारत के निवासी, ऐसा भी ये कर सकते हैं। तो सनातन का उत्पादन तो जरूरी है और अनिवार्य है। कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुओं के पास एक चीज बची रह गई है, वो है परिवार। और ये सारा हमला परिवार पर हो रहा है। आप सोचिए कि दीपिका पादुकोण की पूरी जो संपत्ति है वो सैकड़ों करोड़ की है, रणवीर सिंह की भी है। वो लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो एक राष्ट्रीय खबर होती है और वो अपने डिप्रेशन को भी ग्लैमराइज कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा, कोई सामान्य मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा अगर डिप्रेशन में जाता है तो सबसे पहले तो उसको पगला गया कह के उसको बेइज्जत किया जाता है, या फिर साला नाटक कर रहा है, अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बदमाश है। और अगर मान लीजिए कि कोई समझदार माँ बाप हैं तो उसको जब उससे जूझते हैं तो डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज है, ये डिप्रेशन को देखने वाला, झेलने वाला जान सकता है। उसको इन लोगों ने मजाक का विषय बना दिया है। दीपिका, मैं 4 साल डिप्रेशन में रही, वाह गजब का डिप्रेशन था भाई। संजय दत्त ने स्मैक लेने को, हेरोइन लेने को, कोकीन लेने को साला ग्लैमराइज कर दिया कि मैं उस समय ये था, AK-56 रखने को ग्लैमराइज कर दिया। और अंततः इनकी सारी चीजें जो है वो है परिवार पर हमला। आप देखिए, दीपिका का ये पहला नहीं है। और इस तरह की जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, करीना खान को आप देख लीजिए, उसने क्या संदेश दिया है अपने बेटों का नाम तैमूर और जहांगीर रख के, जो मानवीय इतिहास के सबसे दुर्दांत हत्यारे हैं। और अगर आप उससे सवाल पूछिएगा तो वो कहेगी कि मेरा ये पर्सनल चॉइस है। तो तुम अगर सेलिब्रिटी बन रही हो, तुमको अगर वाहवाही चाहिए, तुमको हर एक जगह अटेंशन चाहिए, तो तुम कहीं ना कहीं उसके प्रति उत्तरदायी भी हो। ऐसा नहीं चलता है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। और ये साले जो हैं, ये बॉलीवुड के कीड़े जो हैं, कीड़े मकोड़े और नाबदानी कीड़े, इनको ऐसे कुतर्की हैं ये कि हमारे बेटे को, मैं कल देख रहा था किसी का एक छोटा रील, अभी दूर हटिए, अभी मेरे बच्चे साथ में हैं। अरे बच्चे साथ में हैं, तुम साले बचपन से उनको रखते हो उस चकाचौंध में। अगर एक दिन वो फोटोग्राफर ना आए तो तुम साले फोन करके बुलाते हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं PR इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, मुझे सारे नाटक इन लोगों के पता है। इन हरामखोरों को अगर एक दिन, 1 घंटे लाइमलाइट न मिले ना, तो ये साले पागल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और इसमें केवल एक शाहरुख खान ही इतना ईमानदार है जो ये कहता है कि हाँ मैं इसको एंजॉय करता हूं, मैं स्टारडम को पसंद करता हूं और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। ये बाकी सारे सब के सब दोगले हैं। इनको चाहिए 24 घंटे की ये
और उसके बाद आप नाम रखेंगे तैमूर और जहांगीर, जो मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा दुर्दांत हत्यारा है। सैफ अली खान का मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो चलिए मुसलमान है और उसके लिए जायज है, सुन्नत है, इस्लाम यही सिखाता है, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन तुम्हारे बाबा, मतलब केवल 2 पीढ़ी पहले तुम पेशावर से कटते बचते आए हो यार, और ऐसा तुम लोगों पर बुखार चढ़ा है। अच्छा, दीपिका पढ़ी लिखी कितनी है? 12वीं फेल है। प्रकाश पादुकोण के बारे में मुझे सहानुभूति है, बेचारे बहुत जेंटलमैन आदमी हैं। वो जब देखते होंगे बेटी के ऐसे ऐसे कुकर्म, तो पता नहीं उनको क्या लगता होगा। लेकिन पूरा हमला जो है वो परिवार नाम की संस्था पर है। पहले इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से सिंदूर हटाए नारीवाद के नाम पर, साड़ी हटाई, सब कुछ हटाया। अब अगर आप किसी भारतीय महिला को, हिंदू को कहिएगा ये सब बातें, तो जहर इतना घुल चुका है कि वो महिला कहेगी कि तुम धोती पहनो, तुम क्यों नहीं करते हो। अच्छा, कुछ नाटक इन सेलिब्रिटीज ने जो शुरू किया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने, करवा चौथ हमारे यहाँ, कम से कम पूरब में करवा चौथ नाम की कोई अवधारणा नहीं है। थैंक्स टू दीज पंजाबी फिल्म मेकर्स, यश चोपड़ा और ये करण जौहर ब्रीड जो है, इसने करवा चौथ को राष्ट्रीय त्योहार बनाया। ठीक है, बना दिया, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। चलो, सनातनी हूं तो कोई भी पूजा पद्धति हो, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, सिवाय उस राजनैतिक विचारधारा के जो पूरी दुनिया को एकरंगा करती है। बाकी मुझे पूजा पद्धतियों और आध्यात्मिक चीजों से, आप किसी भी रास्ते से जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो अब्राहमिक विचारधारा है, तीनों की तीनों, जो कहती है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मुझे उससे दिक्कत है। लेकिन आप करवा चौथ को आपने बना दिया, उसके बाद सेलिब्रिटीज ने क्या नाटक शुरू किया, अभिषेक बच्चन रख रहे हैं, आयुष्मान खुराना रख रहे हैं, फलाने जी रख रहे हैं, चिलाने जी रख रहे हैं। अरे भाई, तुम लोगों ने मतलब हर एक चीज को मजाक बना के रख दिया है क्या? साला हर एक चीज में फेस्टिविटी आ गई है। व्रत त्योहार सबके एक धार्मिक अंग है, सबका एक धार्मिक पहलू है, सब एक परंपरा के तहत है। आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हो? 21वीं सदी की बात को आप 13वीं सदी से तुलना कर रहे हो। भाई, हमारे यहाँ तीज होती है, तीज की एक कथा है, एक उसका सिलसिला है, एक परंपरा है। और हमारे यहाँ डोमकच भी होता है, जिसमें पुरुषों को अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है, अनुमति नहीं रात भर। होती है, सही बात। किशोर बच्चे तक नहीं जा सकते हैं, किशोर तक नहीं जा सकते हैं। अब उसमें मैं कहने लगूं कि नहीं नहीं, ये तो गलत है जी, हम भी डोमकच में जाएंगे। क्यों जाएंगे यार? और ये कौन सी जिद है? ठीक है, तुम होमोसेक्सुअल हो, तुम लेस्बियन हो, तुम क्वियर हो, तुम क्या हो, तुम, आजकल तो एक नया चला है कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज हूं। सोचिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। 8 तरह की जातियां इन्होंने बना दी हैं सेक्सुअलिटी को लेकर। मैं और आप जब पढ़ते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो केवल ये जानते थे ना कि 2 जातियां हैं भाई, पुरुष है, स्त्री है। बाद में हमें पता चला कि नहीं, चलिए किन्नर भी होते हैं, और उनको आपने जगह दी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 8 तरह के लोग होते हैं, होते होंगे भाई, मैं कम जानता हूं, मुझे माफ कीजिए, होते हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि वही मुख्य धारा है, वही सारे लोग, और वो अगर आपने नहीं किया, आपने इंद्रधनुष अगर नहीं बनाया, आपने दाढ़ी मूछ होते हुए साड़ी नहीं पहनी, तो आप बकलोल हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात है भाई। अरे तुमको पहननी है साड़ी, तुम पहनो ना भाई, मुझे नहीं मतलब है, पहनो तुम। लेकिन वही मुख्य धारा है, वही बात है, ये कौन सी बात हो रही है? वही बात दीपिका की है कि माई बॉडी माई चॉइस, मैं शादी के बाद किसी से भी सोऊं। उसके बाद पति तुम्हारा सामने बैठा हुआ है। मैं तो रणवीर की सोच के मुझे हंसी, दया, घिन, अजीब सा मुझे लग रहा है। उसके सामने तुम कह रही हो कि मैं भले सोती किसी और के साथ थी, लेकिन मेरी आत्मा इसके साथ थी। वाह, कमाल, अद्भुत।
ये तो निर्वाण की स्थिति है साहब। ये मतलब जिसके लिए ऋषि मुनि पता नहीं कितनी तपस्या करते होंगे, बैठे बैठे हैं। मतलब एक फूंक में माल के इतना दिव्य ज्ञान हो जाता है। बस असली बात वही है और यही रिश्ता जो है ना वो अब जाने दीजिए आप उनको बड़े अच्छे नाम से पुकारते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के युवराज जी। तो ये ऐसा लगता है कि वो जो हाथ में दबती है और दबने के बाद एक कष्ट जो अंदर जाता है, तो ये दीपिका जैसे लोगों की ये स्थिति करता है। अच्छा, आपने कई बार दोहराया कि माई बॉडी माई चॉइस, तो बॉडी में एक पार्ट और होता है ये हाथ, और इससे बनता है मुक्का, और खोल दिया जाए तो बनता है थप्पड़। तो अगर ऐसे लोगों के लिए माई बॉडी माई चॉइस है, तो फिर मैं भी कह सकता हूं कि माई बॉडी माई चॉइस। तो क्या बिल्कुल कह सकते हैं। इनका जब ये समाज को इस तरीके से बर्बाद, देखिए भाई नाचने गाने वाले हैं, 10 लोग तो देखते ही हैं, उन पर बात हम लोग कर रहे हैं, 20 मिनट बतिया चुके, तो कहीं न कहीं ये समाज के एक वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता तो रखते हैं। और अगर अपनी क्षमता का ये उपयोग कर रहे हैं, तो क्या अब समाज की तरफ से ये नहीं बात आ जानी चाहिए कि माई बॉडी माई चॉइस? और जब मैं कह रहा हूँ कि माई बॉडी माई चॉइस, तो ये हाथ है, साहब ये थप्पड़ भी बनता है या मुक्का भी बनता है, संकेत सारे दर्शक समझ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अब क्या ये उचित समय नहीं आ गया है कि समाज ऐसे लोगों के सामने खड़े हो और इनकी गिरबान पकड़ के, इनके हलक में हाथ डाल के ये पूछे कि इस तरह की बातें तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम हो भाई 8 नहीं 18 तरह के आदमी बन जाओ। लेकिन जो एक मुख्य धारा है, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या ये कड़ा प्रतिरोध करने का समय आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है और मैं आपकी एक बात में थोड़ा-सा संशोधन कर रहा हूँ कि ये नचैया गवैया हैं, लेकिन हमारे समाज का एक समाज के तौर पर हम इतने पतित हो चुके हैं कि पहले अगर ये 1% को इन्फ्लुएंस करते थे, तो अब कम से कम 10% को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देखिए, जितने भी खान हैं, वो भाई हैं। सलमान भाई हैं, शाहरुख बादशाह हैं, ठिगना आमिर जो है वो हाजी ही है तो उसकी बात ही नहीं। और हुँ, उसको एक कलाकार के तौर पर या अच्छी फ़िल्म के तौर पर एक जो हमारी आबादी है मुसलमानों की, वह देखने नहीं जाती है। वह सीधे एक जिहाद के तौर पर देखने जाती है कि चूँकि वो खान हैं और उनका दबदबा है इसलिए उसे देखा जाना चाहिए। हुँ, जब हम लोग आज़ाद हुए थे सो कॉल्ड और उस वक़्त तक हमारे घाव ताज़ा थे, तो इन लोगों को नाम भी बदलने को मजबूर किया गया और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन आज आप देखिए कि ये मात्र 70 साल में किस तरह मेनस्ट्रीम हो चुके हैं और किस तरह सारी बातें। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विषयांतर नहीं है, इस बात से मेरी अगली बात जुड़ रही है। उसी तरह दीपिका हो या करीना खान हो या फिर वो अक्षय कुमार की बीवी हो ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना इन्फ्लुएंसर भी है और ट्विंकल खन्ना राइटर भी बन चुकी है। हुँ, सोचिए 12वीं फेल लोग हमारे यहाँ ये सब बनते हैं हुँ, और वो ट्विंकल खन्ना एक रैंप वॉक में अपने पति अक्षय कुमार की जीन्स के बटन खोलती है पूरी दुनिया के सामने और वो देखती है। लेकिन ये लोग समाज के एक बड़े वर्ग को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं और इनके प्रभाव को देखना हो तो आप लखनऊ से लेके पटना से लेके भटिंडा की सड़कों पर उतर जाइए, सलवार कमीज गायब हो चुकी है, सूट गायब हो चुका है। आप जिसको देखिए वो छरहरी काया हो, बेडौल हो और प्लीज मुझ पर बॉडी शेमिंग का कोई चार्ज मत लगाइएगा क्योंकि जो मोटा है भैया उसको मोटा ही कहा जाएगा। हुँ, मोटे को ये नहीं कहूंगा मैं कि आप थोड़े से हेल्दी दिख रहे हैं। तो वो छरहरी काया हो, मोटी हो, पतली हो, दुबली हो, नाटी हो, ठिगनी हो, ऊंची हो, लंबी हो, सबको पता नहीं किस भगवान ने ये आदेश दिया है कि सबको जींस ही पहननी। तुम पर अच्छा लगे ना लगे, जीन्स और टॉप और पता नहीं कौन-कौन से ड्रेस है। विवाहितों में ये हाल है कि अब हमारी दादी की उम्र की औरतें मात्र साड़ी तक हो गई हैं। हमारी अम्माओं की उम्र तक अब सलवार सूट में आ चुकी हुँ, और हमारी बीवियों की पीढ़ी तो खैर माशाअल्लाह।
तो असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। सिंदूर गायब हो गया है आपके किसी भी ऐड में। आप देखिए 20 साल पहले का कोई ऐड देखिए, उसमें जो महिला चित्रित होती थी और अभी जो महिला चित्रित हो रही है। आपको याद होगा कि फैब इंडिया के प्रचार का विरोध करना पड़ा, तब इस बार वे स्वर्णिम ऐड लेकर आए हैं, वरना पिछली बार जश्न रिवाज करके उन्होंने बनाया था। बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात कही कि क्या अब ये बिल्कुल उचित समय आ गया है कि समाज की तरफ से कड़ा प्रतिरोध हो ऐसे एलिमेंट्स का बिल्कुल, और इनकी ऐसी हरकतों बिल्कुल का? होना ही चाहिए, लेकिन मैं वही सामाजिक पतन की बात कर रहा हूँ कि हमारा पतन इतना अधिक हो चुका है कि हम जश्न-ए-रिवाज पर भी जब उसका विरोध किया जाता है, तो हमें बोला जाता है कि अरे यार, तुम लोग तो एकदम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मालिक हो गए हो, तुमको हर एक बात हुँ, में हिंदू-मुसलमान रहता है जी, तुम तो बेकार हो गए हो जी। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि किस तीव्र गति से आप देखिए, एक स्क्रिप्ट राइटर अगर मुसलमान है, तो वह अपनी संस्कृति हर एक चीज़ में डालता है। इस्लाम का इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक इस्लाम को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? एक तो डर है, क्योंकि वहाँ कुछ भी होता है तो वहाँ फ्री विल नाम की चीज़ ही नहीं है। आप बड़े से सत्ता बड़े से जुदा। आप बड़े से बड़े खिलाड़ी, बड़े से बड़े नाटककार, इतिहासकार किसी को ले लीजिए, वह कहेगा इंशाअल्लाह, ऐज़ गॉड विल्स। मतलब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है। वो अच्छा कर रहा है तो भी, बुरा कर रहा है तो भी, बम बांध के फट जा रहा है तो वो अल्लाह की मर्जी है, उसमें उसका क्या दोष है? और उसके बाद पूरे उसका इंतजार ही कर रही हैं। तो वह अपनी संस्कृति को ईसाईकरण और इस्लामीकरण इतनी तेजी से हुआ है कि हिंदू मानस जो है वह बिल्कुल हुँ, इस बात से अज्ञात हो गया है, हट गया है वह, कि ये सब छोटी-छोटी बातें अंततः किस तरह असर करती हैं। दिख रहा आपने है। नारी नारी सशक्तिकरण के नाम पर आपने सिंदूर को हटा दिया, पायल को हटा दिया, हाथ की चूड़ियों को हटा दिया। अरे महाराज, ये सब सभ्यता की निशानी थी, आपकी पहचान थी। जब एक नारी शादी करके आती है और उसकी पायल छनकती है, उसका सुख आप अनुभव कीजिए। जब वो चूड़ियाँ खनकती हैं, जब वो सिंदूर लगा के सद्य स्नाता स्त्री निकलती है, तब उसका जो सौंदर्य होता है वह याद कीजिए। और काली कनात में तंबू में लिपटी हुई किसी महिला को देखने की या सोचने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको वही चाहिए। और बिल्कुल, दीपिका हो या करीना खान, उसी तरफ धकेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है और हाँ, आप जब कह रहे हैं तो मैं यहाँ कह दूँ कि मेरा तो विरोध जो है वो सुभद्रा चौहान जी की उस कविता से रहा है। कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे भाई बिल्कुल किसी होना चाहिए। महिला को अगर सशक्त तो दिखाना है या उसको मजबूत दिखाना है तो उसको मर्दाना क्यों बनना है? एक स्त्री, स्त्री रह के, जनाना रह के मजबूत क्यों नहीं हो सकती? यानी सुभद्रा जी से मेरा नाइत्तेफाकी है और मेरा सौभाग्य नहीं है अगर होती तो मैं तो जाके विरोध दर्ज कराता और कहता आदरणीय ये लाइन से मेरा विरोध है। तो बिल्कुल आपने सही बात कही और व्यालोक जी यहाँ जिस बात को आपने माना और आगे भी बढ़ाया कि अब समाज की तरफ से इनके ऐसी हरकतों का प्रतिरोध बहुत आवश्यक है। आज सोशल मीडिया का समय है। आपने फैब की ऐड की बात की तो वो उनमें सुधार आया। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जहां एक समाज के तौर पर हम खड़ा हो सकते हैं और खड़े सिर्फ खड़े नहीं हो सकते हैं बल्कि कड़ा विरोध और कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया जा सकता है। इन लोगों की कृतियों का बहिष्कार किया जा सकता है, इनका बहिष्कार किया जा सकता है और एक चीज़ बताएँ, जब पेट पर और जेब पर चोट पड़ती है ना दर्शकों, तो बड़े-बड़े लोग सुधर जाते हैं और बहुत कायदे से सुधर जाते हैं। तो इस बात को संकेत रूप में ज़रूर लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कोई जो है हिचकूँगा नहीं कि अगर इनके लिए माई बॉडी माई चॉइस है, तो क्या एक समाज के तौर पर हमारे लिए हमारी बॉडी और हमारा चॉइस नहीं है? इसको भी आज़माना होगा। कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइए और 2 घूसा जमा दीजिए। आप ट्विटर पे सक्रिय हैं, वहाँ जाइए। आप फ़ेसबुक पे हैं, वहाँ जाइए। आप कहीं इस तरह के मंचों पर आइए, हमसे चर्चा कीजिए, अपनी बात कहिए, इनबॉक्स में लिखिए, अपना ईमेल दीजिए, हम आएँगे और आप
आगे बढ़ के आपके साथ बातचीत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, परिवार नाम की संस्था पर अब ये चोट हो रहा है, पति-पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते जो कि हमारे यहाँ 8 जन्मों के लिए बनते हैं, यहाँ पर 4-4, 8-8 लोगों के साथ बनाए जाने के प्रतिमान सामने रखे जा रहे हैं। ऐसे में एक जिंदा समाज के तौर पर हमें खड़ा होना ही होगा। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ हम और व्यालोक दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। नमस्कार।